हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन फिजिक्स का, जो कि बोर्ड ने दिया है 2021 के लिए। बच्चों, इसके पहले मैंने वीडियोस नोटबुक पे राइट करके लिखे थे, एक्सप्लेन किए थे, और अभी मैं डायरेक्टली नोट्स के ऊपर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे कि मैम ऐसे नहीं समझ में आ रहा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मुझे इतना टाइम नहीं है नोटबुक पे पहले राइट करूँ एंड देन एक्सप्लेन करूँ। टाइम बहुत कम है और इतने कम समय में बहुत ज़्यादा चैप्टर्स भी कवर करने हैं। तो जहाँ पे आपको ऐसे लगेगा ये टॉपिक ठीक से समझ में नहीं आया है, ये क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया है, वो क्वेश्चन मुझे कमेंट करके आप कमेंट कर दो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। कैसे एक्सप्लेन करना है आपको बताऊँगी, ठीक है। बट जो क्वेश्चन के वहाँ पे आपको लगे, मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी। बट फिलहाल मुझे ऐसे ही एक्सप्लेन करना होगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इतना राइट करके फिर एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड किए हैं। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 10 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट ये एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये भी चैप्टर एक्चुअली इसका बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना ही चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज मैं डायरेक्टली डेरिवेशंस लूँ तो आपको इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगी, आप देखो और कमेंट करो। जो ट्रू कमेंट होगा वही करो। समझ में आया तो समझ में आया बोलो, नहीं आया तो नहीं आया बोलो, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर में वापस नोटबुक पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। उसके बाद अभी इसके जो पीडीएफ नोट्स है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड किए हैं। आप वहाँ से ले सकते हैं इसके प्रिंट आउट्स डायरेक्टली, और एक्सप्लेनेशन वीडियोस में देख के आप लोग लर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक पेस्ट की है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। According to right hand thumb rule, the direction of the magnetic induction if the current is directed in anti-clockwise direction। मतलब देखो, मान लो ये एक लूप है, यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे फ्लो हो रहा है, और हमें डायरेक्शन बतानी है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, ये जो कर्ल फिंगर्स होते हैं ये हमें शो करते हैं डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड थंब जो है थंब जिस डायरेक्शन में आएगा वो शो करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें देखो कर्ल फिंगर्स हम कहाँ पे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो थंब कहाँ आता है, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में आता है। अगर क्लॉकवाइज होता तो हमारे कर्ल फिंगर्स ऐसे होते और थंब इनवर्ड होता, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से थंब ऐसे रहेंगे, कर्ल फिंगर्स ऐसे रहेंगे एंड थंब आउटवर्ड रहेगा, वो भी परपेंडिकुलर। इसका मतलब यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, according to right hand thumb rule the direction of magnetic induction is anti-clockwise, then current is anti-clockwise, then magnetic induction is perpendicular and outward। ये आपका सही पॉइंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो न्यूमेरिकल है ये ऑलरेडी आपके नोट्स में सॉल्व न्यूमेरिकल है। क्या न्यूमेरिकल है देखो, अ कंडक्टर हैज 3 सेगमेंट्स, ये 3 सेगमेंट्स है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक ऐसा कर्व है, एंड ये वापिस एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये 3 सेगमेंट है, ये फर्स्ट सेगमेंट, ये फर्स्ट यहाँ लिखना भूल गए, सेकेंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट। 2 स्ट्रेट ऑफ लेंथ एल, ये 2 जो है वो एल है, एंड सेमी सर्कुलर विथ रेडियस आर, एक जो है ये सेमी सर्कुलर, एक सेमी सर्कल है विथ रेडियस आर। इफ कैरीज अ करंट आई, इसमें से करंट आई इतना फ्लो हो रहा है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी वो उन्होंने पूछा है। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले बायोट-सैवर्ट लॉ आपने पढ़ा होगा। बायोट-सैवर्ट ने एक फॉर्मूला दिया था, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो किसी भी पॉइंट पे आप लोग वो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते, बट दैट इज फॉर एलिमेंट ओनली। तो उसने डीबी के लिए, पूरे कंडक्टर के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं था, इट इज एलिमेंटल, एप्लीकेबल फॉर एलिमेंटल पार्टिकल ओनली। तो डीबी के लिए फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो हमें इस पॉइंट पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से है, इसकी वजह से है, इसकी वजह से है। तो इस कंडक्टर की वजह से इसका एंगल कितना आ रहा है, देखो कंडक्टर भी इसी डायरेक्शन में है एंड डीएल लेंथ भी इसी डायरेक्शन में है, लेंथ भी इधर ही पास हो रही है, कंडक्टर भी इधर पास हो रहा है, मतलब करंट भी इधर ही जा रहा है, लेंथ भी इधर ही जा रही है। तो यहाँ पे
अगर आप देखोगे फर्स्ट पॉइंट पे, नहीं सॉरी, ये इस साइड इस डायरेक्शन में दिखाया है, देखो इस डायरेक्शन में, राइट। मतलब एलिमेंटल पार्टिकल इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में, तो दोनों में एंगल कितना होगा, एंटी अपोजिट है, एंटी पैरेलल है, मतलब दोनों में एंगल होगा 180 डिग्री। ओके, उसके बाद इस कंडक्टर की वजह से सोचो, कंडक्टर लेंथ भी इसी डायरेक्शन में है, करंट भी इसी दोनों एक ही डायरेक्शन, मतलब पैरेलल, मतलब यहाँ पे एंगल कितना होगा 0 डिग्री। मतलब ये कंडक्टर में फर्स्ट में एंगल 180 डिग्री है, सेकंड में थर्ड में एंगल 0 है, तो ये 180 ये 0, साइन 180 एंड साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, अगर आप यही वैल्यू 0 पुट कर दे तो पूरा इक्वेशन आपको 0 मिलेगा, मतलब डीबी क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, 0। तो फर्स्ट एंड थर्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। ओके, इसका मतलब B1 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब बात करते हैं ये बचा हुआ जो सेमी सर्कल है उसकी। इसमें सर्कुलर शेप के लिए DL, ये हुआ आपका DL, एलिमेंटल पार्टिकल मान लो ऐसा है। ओके, ये DL करंट एंड DL दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर होते हैं सर्कल के लिए, ठीक है, क्योंकि हम अलोंग द टेंजेंट लेंगे ना, तो अलोंग द टेंजेंट एंड ये रेडियस, ये दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। ओके, तो ये 90 डिग्री रहेगा, मतलब साइन 90 की वैल्यू क्या रहेगी, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला बनेगा, ये दोनों तो 0 बन गए। अब इसकी बात करते हैं सेकेंड की, DL इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू R बार, सो DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल साइन 90 अपन R स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये क्या बनेगा, ये 1 बनेगा, बाकी सभी टर्म्स एज इट इज रहेगी, म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल डिवाइड बाई R स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या होगा, देखो अभी यहाँ पे हमने DL एक सिंगल छोटा सा पार्टिकल लिया है, बट ये छोटे से पार्टिकल को हमें क्या करना है, पूरा सेमी सर्कल लेना है। तो आपने क्या किया, मान लो ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल का आपने इतना सा पार्टिकल लिया, हमें इतना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या एंगल होगा 0, यहाँ पे क्या होगा पाई, हमें बस इतना ही लेना है। तो 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक ये जो सेमी सर्कल है उसको हमें इंटीग्रेट करना है। ये सभी DL 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 सभी DL को इंटीग्रेट करो, तो ये आगे का टर्म एज इट इज रहेगा, म्यू 0 अपन 4 पाई आई डिवाइड बाई R स्क्वायर, 0 से लेके पाई R तक एज इट इज रहेगा, और DL को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सेमी सर्कल का पूरा लेंथ वो कितना रहेगा, दैट इज इक्वल टू पाई R। ओके, टोटल होता तो हम 2 पाई R लेते, लेकिन अभी हाफ है तो हम क्या लेंगे, पाई R का 2 पाई R का हाफ। ओके, तो ये बनेगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इंटू पाई R। तो इसमें एक R जो है वो कैंसिल हो गया, ये पाई भी यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4R। अभी देखो हमें टोटल चाहिए, टोटल B चाहिए, तो टोटल B क्या मिलेगा, B1 प्लस B2 प्लस B3। B1 आपको 0 मिला, B3 आपको 0 मिला, ये B2 जो है वो म्यू नॉट I अपॉन 4R मिला। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, म्यू नॉट I अपॉन 4R, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर C है। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट क्या है, एक बात मैं आपको बता दूं, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमने लिया, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है, और इसके पास हमने एक चार्ज रखा, जो चार्ज रेस्ट पोजिशन पे है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस रेस्ट पोजीशन के ऊपर कभी भी फोर्स एक्ट नहीं करती। एक बात हमेशा याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड को बस मूविंग चार्ज पसंद है, उसको रेस्ट चार्ज पसंद नहीं है। यही चार्ज अगर ऐसे कुछ वेलोसिटी से मूव होता रहेगा तो ये इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा, लेकिन अगर ये एक ही जगह बैठा है तो ये इसको कुछ भी नहीं करेगा, वो उसके ऊपर फोर्स ही नहीं एक्ट करेगा। ओके, इसी के ऊपर डिपेंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, देन द इलेक्ट्रॉन, अगर स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ भी इफेक्ट होगा क्या, नहीं। तो मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होगा। रिमेन्स स्टेशनरी, उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने उसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन को, ये मैग्नेटिक फील्ड है इसके अराउंड, इसके यहाँ पे रखा, तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला, वो एज इट इज रहेगा, मतलब इट इज रिमेन्स स्टेशनरी। ठीक है,
उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये भी एक न्यूमेरिकल ही दिया है उन्होंने। क्या न्यूमेरिकल है देखो, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज एफ। दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, इनके ऊपर फोर्स कितना है, एफ जितना है। इफ द करंट इन ईच कंडक्टर इज डबल, मान लो इसके ऊपर I1 करंट है, इसके ऊपर I2 करंट है। अब हमने इसको डबल कर दिया, मतलब 2I1 कर दिया, 2I2 कर दिया। देन द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपन 4 पाई 2I1 इंटू I2 अपन R, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमने क्या किया, I1 को 2I1 बना दिया, I2 को 2I2 बना दिया, तो क्या बनेगा, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एज इट इज रखो, ये 2 एज इट इज रखो, I1 I2 को मैं साइड में लेती हूँ, I1 इंटू I2 डिवाइड बाय R, और ये 2 2 जा क्या बनेगा, इंटू 4, ऐसे हमने लिखा। तो ये किसका फॉर्मूला बना, देखो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ F। तो इसकी जगह पे अगर मैंने F पुट किया तो ये 4 एज इट इज रहेगा, एंड इसकी जगह पे हम F पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 4F बनेगा। आया समझ में, ऐसे यहाँ पे 4F आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, A है, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं, एक ऐसा यूनिट पूछा है उन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, गॉस, टेस्ला, ओस्टेड, वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखो गॉस भी है, टेस्ला भी है, वेबर पर मीटर, लेकिन ओस्टेड जो है ये इसका यूनिट नहीं है, तो इसका उन्होंने नहीं है वही पूछा है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, 6 नंबर का MCQ से, थ्योरेटिकल MCQ से, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप इज इंडिपेंडेंट ऑफ, देखो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। अगर आप उसका फॉर्मूला देखोगे तो उसमें N है, एक मिनट में आपको फॉर्मूला ही बताती हूँ। इसका फॉर्मूला है बच्चों NIA, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो कि M से डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला है NIA। मतलब देखो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है N, एरिया ऑफ लूप पे डिपेंड करता है A, करंट इन द लूप पे डिपेंड करता है I, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कहीं पे भी मेंशन नहीं है, मतलब ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट इज लाइंग, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.0157 मीटर कैरीज अ करंट 2 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज, देखो रेडियस दी है R, करंट दिया है 2, I दिया है, R दिया है, सर्कुलर लूप दिया है। सर्कुलर लूप का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R, क्योंकि 2 पाई R से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वहां पे पाई का एक R एंड R कैंसिल होता है और हमें 2R मिलता है सर्कुलर लूप के लिए। सेपरेट से डेरिवेशन ही आपके बुक में ये, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ I अपॉन 2R। यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, हमेशा यही रहेगी म्यू नॉट की वैल्यू। करंट 2 दिया है, एंड 2 इंटू R कितना दिया है, 0.0157 को उन्होंने कैसे कन्वर्ट कर लिया, 0.0157, इसको कितने डिजिट शिफ्ट किया, 2 डिजिट, 1 एंड 2 डिजिट शिफ्ट किया तो ये 1.57 बनेगा, और 2 डिजिट का यहाँ पे -2 आएगा। राइट में शिफ्ट किया तो माइनस बढ़ता है, लेफ्ट में शिफ्ट किया तो प्लस बढ़ता है, ये -2 आया। तो देखो ये 2 एंड ये 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, एंड 1.57, इसके लिए आपको लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा। 4 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 1.57 करना होगा, 10⁻⁷ ऊपर गया तो ये +2 बनेगा, -7 में से +2 गया, -5 बना, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया 8 वेबर पर मीटर स्क्वायर। लॉग टेबल यूज करो यहाँ पे, ओके। लॉग टेबल नहीं आता है तो लॉग टेबल के वीडियोज देखो। तो 8 इंटू 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आया। उसके बाद देखते हैं शॉर्ट आंसर्स। ये बहुत सिंपल दिए उन्होंने शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स में सबसे पहले लॉरेंज फोर्स पूछा है। अभी देखो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पढ़ा है, मैग्नेटिक फोर्स भी पढ़ा है। तो अगर कोई चार्ज दोनों फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एंड मैग्नेटिक फोर्स भी, तो उसका जो नेट फोर्स रहेगा उसको हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, जो कि लॉरेंज नाम के साइंटिस्ट ने उसको इन्वेंट किया था। तो इसका देखो डेफिनेशन क्या है, when a charged particle moves through a region in which both electric and magnetic field are present, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे रीजन से गुजर रहा है जहां पे दोनों भी फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, then the net force experienced by that charged particle is
सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स एंड इट इज कॉल्ड एज लॉरेंज फोर्स। तो उसका जो नेट फोर्स रहेगा वो दोनों की एडिशन रहेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भी एंड मैग्नेटिक फोर्स की, उसको हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ओके, उसके बाद उन्होंने डेफिनेशन पूछी है सोलेनॉइड की एंड टोरॉइड की। सोलेनॉइड क्या होता है आपको पता है, एक ऐसा रॉड होता है, इंसुलेटिंग रॉड, एंड इस रॉड को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कॉइल्स को वाउंड किया होता है, ऐसे कॉइल को, इसको कहा जाता है सोलेनॉइड। ओके, एंड टोरॉइड क्या होता है, एक सर्कुलर शेप की वायर होती है, सर्कुलर शेप का इंसुलेटिंग मटेरियल होता है और उसको ऐसे कुछ इस तरह वहां पे भी वायर्स को वाउंड किया होता है सर्कुलर शेप में ऐसे, तो इसको कहा जाता है टोरॉइड और इसको कहा जाता है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर क्लोजली वाउंड ऑन अ हॉलो सिलिंड्रिकल ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब। ये ग्लास इंसुलेटेड बोला ना मैंने आपको, ग्लास या प्लास्टिक ट्यूब होती है, उसको एक लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर लेते हैं और उसको ऐसे वाउंड करते हैं, ओके, इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। एंड टोरॉइड क्या होता है, नेक्स्ट डेफिनेशन उन्होंने टोरॉइड की पूछी जो मैंने आपको भी बताया। टोरॉइड इज अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड ही है ऑफ अ फाइनाइट लेंथ बेंट इनटू अ हॉलो सर्कुलर ट्यूब। इसको बेंड किया, मतलब इसी को अगर हमने बेंड किया ऐसे सर्कुलर ट्यूब में तो ये टोरॉइड बन जाएगा, और अगर स्ट्रेट है, कंडक्टर है, एक रॉड है, तो ये सोलेनॉइड रहेगा। और इसका फॉर्मूला भी डिराइव किया है आपके बुक में, उसके ऊपर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ओके, तो ये तीनों थेरोटिकल क्वेश्चंस थे। उसके बाद उन्होंने एक न्यूमेरिकल दिया है। न्यूमेरिकल देखो क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट 5 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला है बी, डिस्टेंस क्या है 2 सेंटीमीटर, मतलब आर दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब कितना रहेगा 2 इंटू 10⁻²⁻² मीटर, फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट आई, आई कितना दिया है 5 एम्पियर। सो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr दैट इज इक्वल टू, देखो म्यू नॉट की वैल्यू मैंने आपको बोली कांस्टेंट है 4π इंटू 10⁻⁷ इंटू 5 डिवाइड बाई 2π इंटू 2 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, मतलब ये 2 एंड 4 पाई कैंसिल, बचता बस 5 है, और ये -2 ऊपर जाके +2 बनेगा, तो 10⁻⁷ में से +2 गया तो -5 बचेगा, तो ये 5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला बनेगा। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पे बहुत अलग अलग फॉर्मूलेज है, सबके लिए फॉर्मूला अलग अलग है। आप लोग अगर स्ट्रेट वायर के लिए अलग फॉर्मूला होता है, देन सर्कुलर शेप सेमी सर्कल के लिए अलग फॉर्मूला, फुल सर्कल के लिए, सर्कुलर लूप के लिए अलग फॉर्मूला, सोलेनॉइड का अलग फॉर्मूला, टोरॉइड का, सबका फॉर्मूला अलग है। सब आप लोग लर्न करो, क्योंकि इसके ऊपर फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है, तो न्यूमेरिकल ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा। चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है 7 मार्क्स के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, What happens to the magnetic field at the center of a circular current carrying coil if we double the radius of the coil keeping the current unchanged? अभी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब इन्होंने क्या बोला कि रेडियस हमने डबल की, मतलब 2r का क्या बनेगा, ये 4r बनेगा, ये डिवाइड बाय 2r है। तो अगर हमने रेडियस डबल की तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ होगी, क्योंकि ये डिवाइड बाय है। अगर आप रेडियस बढ़ाओगे तो फील्ड डिक्रीज होगी, रेडियस इंक्रीज करोगे तो फील्ड डिक्रीज होगी, रेडियस डिक्रीज करोगे तो फील्ड इंक्रीज होगी। ये कितनी इंक्रीज की हमने, डबल की, तो डबल से ये क्या होगी, कम होगी, हाफ से ये क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ 4r आएगा, 4r मतलब हाफ से वो कम हुई, ऐसा उसका मीनिंग है। ऑलरेडी 2 है तो 2 से 2 मतलब 4। सो यहाँ पे हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। Hence, if we double the radius, magnetic field at the center of a coil will become half its original value. Okay? उसके बाद एक न्यूमेरिकल है जो कि सोलेनॉइड के ऊपर पूछा है। सोलेनॉइड का फॉर्मूला इसके लिए आपको पता होना चाहिए। सोलेनॉइड का फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन L। A solenoid of length 50 cm of inner radius of 1 cm and is made up of 500 turns। मतलब यहाँ पे N कितना दिया है 500, लेंथ कितनी दी है L 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को अगर हम कन्वर्ट करें मीटर में तो वो कितना आएगा 0.5 मीटर आएगा। तो ये L बना 0.5 मीटर एंड मेड अप ऑफ 500 टर्न्स ऑफ कॉपर वायर ऑफ करंट ऑफ 5 एम्पियर इन इट। कितना करंट है I दिया है 5 एम्पियर।
और हमें निकालने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी निकालने बोला है। तो म्यू नॉट एन इंटू आई अपॉन एल, सो दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये इसका वैल्यू कांस्टेंट है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एन दिया है 500, एल दिया है 0.5 इंटू आई कितना है 5। तो देखो ये कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू, ये 5 जो है इसको आप चाहे तो आपको कैलकुलेशन नहीं आता तो इसको ऐसे लिख लो 5 इंटू 10⁻⁻1। तो ये 5 एंड ये 5 कैंसिल होगा। ओके, तो ये 10⁻⁻1 ऊपर जाके क्या बनेगा, दैट इज 10 बनेगा 10⁻⁻1, या फिर यहाँ पे देखो -7 है, -7 को आप लोग -1 +1 कर सकते हैं, ये -1 ऊपर जाके +1, तो ये +6 बचेगा। ओके, एंड देन आप मल्टीप्लाई करो सिंपली 4 इंटू 3.14 इंटू 500, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करो, आपको आंसर मिलेगा 6.284, और डिजिट अगर शिफ्ट किए तो ये बनेगा 10⁻³ टेस्ला। ये आपका फाइनल आंसर। कैलकुलेशन खुद प्रैक्टिस करना सीखो, उसके सिवाय आंसर रट के मत जाओ, वैल्यूज चेंज करके आ सकती है। सो इट्स बेटर कि आप लोग खुद कैलकुलेट करो, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बताया उन्होंने, स्टेट द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड विच पजेस मैक्सिमम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम पोटेंशियल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू -mb cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो अगर ये माइनस में आता है आंसर, तो मैग्नेटिक मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम रहेगी अगर माइनस आए तो, अगर ये प्लस आए तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। उनको क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो अगर हम कॉस थीटा ऐसे चॉइस करें कि हमें -1 मिले, तो हमें ये माइनस माइनस प्लस मिलेगा और हमें मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगी। तो ये कब पॉसिबल है, जब डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एंटी पैरेलल होगी। मतलब मान लो डाइपोल मोमेंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये m है, ये b है, ये दोनों एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। एंटी पैरेलल का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस थीटा अगर हम 180 डिग्री पुट कर दे तो क्या होगा, ये कॉस थीटा -1 आएगा, राइट। तो ये -mb एज इट इज रहेगा, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो -1 माइनस प्लस होगा और हमें कितना मिलेगा, mb, मतलब ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट मीन्स दिस m एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट मीन्स दिस b आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ये बाकी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया। आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर देन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इज मैक्सिमम। इसके ऊपर और भी आगे एक सवाल है, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये दोनों जब एंटी पैरेलल होते हैं तो थीटा 180 डिग्री होता है, उसकी वजह से हमें पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा मिलती है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, एक न्यूमेरिकल पूछा है उन्होंने। 2 मार्क्स के क्वेश्चन अभी स्टार्ट हो गए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर एंड MCQs ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए हैं। अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखते हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, अ टोरॉइड ऑफ 400 टन्स हैज आउटर रेडियस ऑफ 26 सेंटीमीटर। ये टोरॉइड है, ये टोरॉइड है, इसका 400 टन्स है। ये टन्स कितनी है टोटल, 400 टन्स। आउटर रेडियस ऑफ 26 सेंटीमीटर, एक इनर सरफेस होता है, एक आउटर सरफेस होता है। आउटर रेडियस उन्होंने 26 सेंटीमीटर दी है, ओके, एंड इनर रेडियस जो अंदर की है वो 25 सेंटीमीटर है। इफ द करंट इन द वायर इज 10 एम्पियर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द टोरॉइड। अभी अलग अलग रेडियस दी है, R1 एंड R2, तो हमें दोनों को कंसिडर करना होगा, राइट ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। R1 दिया है 0.25, 26 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर मतलब 0.25 मीटर, 26 सेंटीमीटर मतलब 0.26 मीटर। N कितना दिया है 4000, I कितना दिया है 10 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द टोरॉइड B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N डिवाइड बाई L इंटू I। ऑलरेडी ये फॉर्मूला हमने देखा सोलेनॉइड का, ठीक है। वेयर L इज इक्वल टू क्या है, मीन लेंथ ऑफ टोरॉइड है, और ये मीन लेंथ हम कैसे निकाले, दोनों की रेडियस हमें यहाँ पे कंसिडर करनी है, दैट इज 2 पाई R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2। ऐसे हम लोग ये मीन लेंथ निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग L निकाल लेते क्योंकि यहाँ पे L लगने वाला है। तो देखो ये 2 एंड ये 2 कैंसिल होगा, ओके, और हमें क्या मिलेगा, पाई इंटू R1 प्लस R2 मिलेगा। तो L इज इक्वल टू पाई इंटू R1 प्लस R2, ओके।
तो ये पाई एज इट इज़ रहा, R1 की वैल्यू पुट करो 0.25 प्लस 0.20। अगर आप इसके फॉर्मूले में देखोगे तो आपको एक सिंगल R ही दिखेगा, क्योंकि वो क्या कंसिडर करके चलते हैं, ये थिकनेस जो है ना वो बहुत ही छोटा है, तो R1 और R2 दोनों नियरली इक्वल होते हैं, तो वो कंसिडर करके चलते हैं कि यहाँ पे सिंगल R है। तो अगर आप देखोगे तो 2πr ही मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है स्पेशली, इसलिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो R1 प्लस R2 0.25 प्लस 0.26 दोनों को ऐड किया तो मिलेगा 0.51 मीटर, ये हमें मिली L। अब हमें B निकालना है, तो B के फॉर्मूले में म्यू नॉट क्या आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷, N कितना दिया है 4000, I कितना दिया है 10 एंड L कितना दिया है पाई इंटू 0.51। ठीक है, तो यहाँ का ये पाई एंड ये पाई कैंसिल होगा, 0.51 को डिवाइड करो, इन सब को मल्टीप्लाई करो, 0.51 को डिवाइड करो और इंटू ये सभी 10 की पावर एक जगह ले लो, आपको आंसर मिलेगा 16 डिवाइड बाई 0.51 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व करो, आपको मिलेगा 3.137 इंटू 10⁻2 टेस्ला। कैलकुलेशन खुद सॉल्व करके देखो, अगर नहीं आता है तो वैसे कमेंट करो। जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये और ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे बताओ, मैं नोटबुक पे लिख के आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, बट कैलकुलेशन खुद करके देखो, उसको तो ऑप्शन नहीं है, ये आपको खुद को ही करने हैं। नहीं आता है तो लॉग टेबल यूज़ करो, लॉग टेबल का यूज़ करके फिर इसको सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थेरोटिकल है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी एंटायरली कन्फाइंड विद इन द कोर ऑफ अ टोरॉइड बट नॉट विद इन अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। एंटायरली कन्फाइंड विद इन अ कोर ऑफ अ टोरॉइड बट नॉट विद इन अ स्ट्रेट सोलेनॉइड, वाई? देखो, एक्चुअली सोलेनॉइड जो होता है वो स्ट्रेट कंडक्टर होता है एंड टोरॉइड जो होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सोलेनॉइड ऐसे स्ट्रेट कंडक्टर होता है एंड टोरॉइड जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना, ये ऐसे अलोंग द टेंजेंट रहेगी, ऐसे अलोंग द टेंजेंट रहेगी। ठीक है, बट इसकी जो है वो कुछ इस प्रकार रहेगी, जैसे बार मैग्नेट की होती है ना, वैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रहेगी, ऐसी ऐसी। ओके, बार मैग्नेट जैसी। इसकी वजह से जो टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है एंटायरली कन्फाइंड विद इन द कोर, बट सोलेनॉइड की विद इन द कोर वो कन्फाइंड नहीं होती। यही एक रीजन है और वही आपको एक्सप्लेन करना है। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द टोरॉइड कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्सेंट्रिक सर्क्यूलर लाइन्स। इसमें जो है टोरॉइड में वो कॉन्सेंट्रिक सर्क्यूलर लाइन्स प्रोड्यूस करती है ऑफ द फोर्स अराउंड इट, मतलब ऐसी कॉन्सेंट्रिक सर्क्यूलर लाइन्स, ऐसी कॉन्सेंट्रिक सर्क्यूलर लाइन्स प्रोड्यूस करती है। उसकी वजह से इसकी अगर हम टेंजेंट निकालें तो वो कुछ इस प्रकार आएगी। ओके, दस मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ टोरॉइड इज टेंजेंशियल टू ईच लूप। मैंने ऑलरेडी बोला हर एक को टेंजेंट होती है। Whereas the magnetic field produced by a solenoid is similar to the magnetic field of a bar magnet. लेकिन इसकी बार मैग्नेट जैसे होती है। वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड कॉइल एक्ट्स एट द साउथ पोल, इसका एक एंड साउथ पोल रहेगा, दूसरा एंड नॉर्थ पोल रहेगा, विद द फील्ड लाइन्स इनसाइड द सोलेनॉइड रिमेनिंग पैरेलल, और अंदर वो पैरेलल रहेगी। हेंस द मैग्नेटिक फील्ड बी इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। ओके, यही एक रीजन है दोनों का कि वो कन्फाइंड होती है विद इन द कोर इन अ टोरॉइड। उसके ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल देखो क्या है, अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ पाई मीटर, एल कितना दिया है पाई मीटर एंड 5 सेंटीमीटर डायमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब कितना आएगा, 5 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻² मीटर आएगा डायमीटर। हैज वाइंडिंग ऑफ 1000 टर्न्स, n इज इक्वल टू 1000 टर्न्स है, कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सेंटर अलोंग द रेडियस। तो देखो, अब यहाँ पे सोलेनॉइड दिया है, उन्होंने क्या बोला, इट्स सेंटर अलोंग द रेडियस। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू क्या होता है, n/l होता है। आपको ये फॉर्मूला पता होगा, n इज इक्वल टू n/l। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू म्यू नॉट n, अभी तक हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni डिवाइड बाय l। तो यहाँ n डिवाइड बाय l क्या दिया है उन्होंने, n। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको n कहा जाता है। सो n डिवाइड बाय l, यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे n, तो वहाँ पे हमें n डिवाइड बाय l लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले n कैलकुलेट कर लो, n कितना है 1000, l कितना है पाई। तो 1000 डिवाइड बाय पाई एज इट इज हम लोग इसमें b में पुट करेंगे। ठीक है, तो वही वैल्यू b में पुट कर दो। म्यू नॉट क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, n कितना है 1000 डिवाइड बाय पाई एंड करंट कितना दिया है 5। तो ये पाई एंड पाई कैंसिल होगा,
इनको मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिलेगा 20 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 3। अब 4 5 जा 20, इसको 10⁻3 लिखा तो -7 प्लस 3 किया तो ये मिलेगा 20 इंटू 10⁻5 मिलेगा, नहीं सॉरी 20 इंटू 10⁻4 मिलेगा, और उसमें और एक पॉइंट शिफ्ट किया तो ये कितना होगा 2 इंटू 10⁻3 टेस्ला। ये हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो N/L कैलकुलेट करना है, B के वैल्यू फॉर्मूले में पुट करना है एंड सिंपली सॉल्व करना है सोलेनॉइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल ही है। करंट्स of equal magnitude pass through two long parallel wires having separation of 1.35 centimeter. If the force per unit length on each wire is 4.76 into 10⁻² Newton per meter, what is I? दो पैरेलल वायर्स हैं, दोनों में करंट सपोज I1 एंड I2 फ्लो हो रहा है। ऐसी दो पैरेलल वायर्स है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I1 एंड इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I2। तो ये दोनों इक्वल है, मतलब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I दिया है, उन्होंने इक्वल मैग्नीट्यूड बोला है। पास थ्रू टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैविंग सेपरेशन, दोनों में सेपरेशन कितना दिया है, दैट इज 1.35। डी इज इक्वल टू 1.35 सेंटीमीटर, मतलब 1.35 इंटू 10⁻² मीटर। एंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब F डिवाइड बाई L 4.76 इंटू 10⁻² न्यूटन। व्हाट इज आई निकालना है हमें। तो फॉर्मूला देखो, F डिवाइड बाई L इज इक्वल टू μ0 I1 I2 डिवाइड बाई 2πd। दो पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें पता है 4.76 इंटू 10⁻², μ0 4π इंटू 10⁻7, I इंटू आई आएगा, दोनों का I है। तो 2π d कितना दिया है 1.35 इंटू 10⁻7, तो I स्क्वायर बनेगा ये। बाकी सभी वैल्यूज़ को इधर शिफ्ट कर दो। तो देखो यहाँ पे 4.76 एज इट इज़ रहेगा, ये बाकी सब वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई होगी। 4.76 इंटू 10⁻² इंटू 1.35 इंटू 10⁻², यहाँ पाई कैंसिल हो गया ऑलरेडी, पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, ये रहेगा 2 इंटू 10⁻7 डिवाइड होगा, ये सब टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, ये अकेला डिवाइड होगा। तो ये क्या बनेगा 1 यहाँ इससे डिवाइड कर लो, ये बनेगा 2.38, 2 से डिवाइड किया तो 1.35 एज इट इज़ 2.38, 10⁻² एंड ये -7 ऊपर आके +7 बनेगा, -2 +7। बट ये क्या है, I स्क्वायर है, हमें चाहिए I, तो इसका स्क्वायर रूट हमें लेना पड़ेगा इस साइड आने के बाद। ये -4 + 7 कितना बनेगा 10⁻³ बनेगा। तो अभी देखो ये 1.35 को हमने क्या किया 13.5 लिखा। 13.5 अगर लिखते हैं ये 2.838 एज इट इज़ रहेगा, एंड ये 10⁻³ अब क्या बनेगा 10⁻² बनेगा। अगर मैंने एक डिजिट यहाँ पे शिफ्ट किया तो राइट में, तो ये -1 गया तो 3 में से -1 गया तो 2 बचेगा। अब अगर ये 10⁻² इसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, 10⁻² अगर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या बनेगा 2⁻1/2, तो ये 2 कैंसिल और अकेला क्या आता है 10 बाहर आता है। बाकी ये टर्म स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगी। तो इसके लिए आप लॉग टेबल यूज़ करोगे, तो एंटी लॉग ऑफ ये स्क्वायर रूट का क्या आएगा 1/2, लॉग ऑफ 13.5 प्लस लॉग ऑफ 2.38। 13.5 का लॉग क्या आता है 1.1303 और इसका आता है 0.3766, 1/2 एज इट इज़। इनके एडिशन करने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद 0.7535 आता है। इसका एंटी लॉग देखो ये आएगा 5.669 और ये 10 यहाँ कैरी किया है आगे तक, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 56.69 एम्पियर। ठीक है, ऐसे आप लोग इसको सॉल्व करोगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं हर एक फार्मूला अलग अलग है, तो हर एक फार्मूले को मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोग अगर आपका स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं हुआ है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक लर्न करें, जिन्होंने पहले चैप्टर पढ़ा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको फार्मूले पता है, वो डायरेक्टली फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक लर्न करें, उनको डिफ़िकल्टी लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फार्मूलेस का यूज़ हुआ है। तो आप अभी क्या करो, आप लोग जो फार्मूलेज है एक पेज पे लिखो और उनको लर्न करो, ताकि आपको न्यूमेरिकल पढ़ते ही समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या क्या दिया है और हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। आप अगर डायरेक्टली पढ़ते हो तो प्रॉब्लम आने ही वाला है। उसके बाद देखो, एक्सप्लेन मैग्नेटिक फोर्स नेवर डज एनी वर्क ऑन मूविंग चार्ज। ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि मैग्नेटिक फोर्स जो है उसको रेस्ट चार्ज पसंद नहीं है, उसको मूविंग चार्ज पसंद है। तो उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए बोला कि वो कुछ वर्क नहीं करता मूविंग चार्ज पे, क्यों। अब देखो
मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ एम बार इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बार क्रॉस वी बार। ये फॉर्मूला अगर आप चैप्टर देखोगे तो उसके स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला दिया है मैग्नेटिक फोर्स का, क्यू इंटू वी बार क्रॉस वी बार। तो इसमें जो इसकी डायरेक्शन होती है एफ एम की, दैट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। मतलब ये जो वी बार एंड बी बार एफ बार है, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। दिस मेक्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एफ एम बार परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब दोनों में एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। और अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट को सोचो, इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये साइन थीटा, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ओके, ए बी साइन थीटा, अगर साइन 90 है तो ये आंसर 1 आएगा। अब देखो, अगर ये वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हम बोलेंगे कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है चार्ज पार्टिकल के। एंड अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट, ये क्या होता है, एफ बार डॉट वी बार। अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट ले तो वो क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है फॉर एनी मैग्नेटिक फील्ड बी बार। इसका मतलब ये अगर 0 है, ये अगर 0 है मतलब कोई वर्क डन ही नहीं हो रहा, ऐसा उसका मीनिंग है। ये 0 है, इसका मतलब वो रेस्ट पोजीशन पे है, और इसका मतलब कोई वर्क डन ही नहीं हो रहा क्योंकि चार्ज जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है, वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, उसकी वेलोसिटी 0 है। अगर वेलोसिटी 0 है इसका मतलब कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा, और अगर वर्क डन नहीं हो रहा इसका मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा, ऐसे उसका मीनिंग। क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यही 0 बन गया, वर्क डन 0, दैट मीन्स फोर्स ऑल्सो 0, ऐसे उसका मीनिंग है। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ वर्क डन के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आता है, ऐसे उसका मीनिंग है। ठीक है, उसके बाद देखो, स्टेट द कंडीशन व्हेन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी मिनिमम एंड मैक्सिमम। ऑलरेडी हमने इसका 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखा था। देखो, पहली कंडीशन, मान लो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, u इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो मान लो ये दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है तो थीटा क्या रहेगा, 0। अगर कॉस थीटा 0 तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस एम बी हमें मिलेगा। इसका मतलब माइनस, मैंने क्या बोला, माइनस आए तो मिनिमम, प्लस आए तो मैक्सिमम। तो इन्होंने वही पूछा है, मिनिमम मैक्सिमम की कंडीशन बताओ। तो पहली कंडीशन, मिनिमम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एम बार एंड बी बार, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल इज मिनिमम। क्यों, क्योंकि थीटा 0, u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 0, दैट इज इक्वल टू माइनस एम बी। तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा। मैक्सिमम कब रहेगा, जब एंटी पैरेलल। ऑलरेडी ये कंडीशन हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन में देखी। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एम बार एंड बी बार आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इज मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि थीटा क्या है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, दोनों का थीटा क्या होगा, 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री है तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज -1। अगर ये -1 हमने इसके अंदर पुट किया तो ये माइनस एंड ये माइनस बिकम्स प्लस, और ये क्या बनेगा, एम बी बनेगा। मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पोटेंशियल एनर्जी हमें मिनिमम कब मिलती है, जब दोनों पैरेलल हो, और अगर मैक्सिमम कब मिलती है, जब दोनों एंटी पैरेलल हो। पैरेलल रहे तो थीटा 0, इसीलिए u इज इक्वल टू माइनस एम बी। एंटी पैरेलल रहे तो थीटा 180, इसलिए u इज इक्वल टू एम बी। जब माइनस एम बी होगा तो मिनिमम, प्लस एम बी होगा तो मैक्सिमम। ये कंडीशंस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक डेरिवेशन है। देखो डेरिवेशन क्या है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर। यहाँ पे हमने क्या किया, एक पॉइंट है यहाँ पे बी, ओ पॉइंट, एक वायर ली है जिसका सर्कुलर आर्क है। ओके, इसमें से हमने आई जितना करंट फ्लो किया, और हमें पता है जितना करंट हम यहाँ से फ्लो करेंगे इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो मान लो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डी बी बार यहाँ पे जनरेट हुई है, तो हम यहाँ पे बायो-सैवर्ट लॉ का यूज करेंगे। अभी ये इसकी रेडियस है आर, एंड ये इसका एलिमेंट, इसमें से एक छोटा सा पार्टिकल हमने लिया डीएल बार। छोटा से पार्टिकल के लिए हम काम करेंगे, देन उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो एक छोटा सा पार्टिकल हमने लिया डीएल बार। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। ओके,
मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये थीटा, यहाँ पे थीटा है, ये डी बी बार। ओके, अभी हमें क्या करना है, देखो हमें बायर-सावर्ट लॉ यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम बायर-सावर्ट लॉ यूज़ करेंगे इसके ऊपर। बायर-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है, डी बी बार इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बार क्रॉस आर बार। तो यहाँ पे आई डी एल बार क्रॉस आर बार को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बोला क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, डी एल आर साइन थीटा। तो मैंने आपको थीटा क्या बोला, 90 डिग्री, एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई एज इट इज रहेगा, आई डी एल आर साइन 90 की जगह पे हम 1 लेंगे तो डिवाइड बाय आर क्यूब बनेगा। एक मिनट है, ये आर जो है इसमें से कैंसिल होगा, ये स्क्वायर है नीचे, क्यूब में से एक आर कैंसिल होगा तो बचेगा का आर स्क्वायर बचेगा। तो डी बी इज इक्वल टू, समझ में आया क्या किया, म्यू नॉट आई डी एल बार क्रॉस आर बार, बायर-सावर्ट लॉ है ये, डिवाइड बाय 4 पाई डिवाइड बाय आर क्यूब। ओके, तो ये एज इट इज रहा। आई डी एल क्रॉस प्रोडक्ट को हम लिखते हैं डी एल आर साइन थीटा। साइन थीटा कितना है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। 90 कैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया। तो ये होगा आई डी एल, इसमें से एक आर कैंसिल हुआ तो आर क्यूब था, अब क्या बना, आर स्क्वायर बना। ठीक है, बट ये हमने डीबी के लिए निकाला, हमें पूरे आर के लिए चाहिए। तो आर के लिए हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल बी हमें कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सभी एलिमेंट डी बी बार। तो इसको इंटीग्रेट किया तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसमें म्यू नॉट 4 पाई आई एंड डी एल, ये सभी कांस्टेंट चीजें, डी एल नहीं, डी एल रहने दो, म्यू नॉट 4 पाई आई ये कांस्टेंट है, और इसको इंटीग्रेट करो कहाँ से, ए से लेके थीटा तक। ओके, मतलब ए से लेके थीटा मतलब यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये थीटा, थीटा पूरा थीटा हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एक प्लेन एंगल का फॉर्मूला याद होगा। प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ आर्क क्या है, डी एल, रेडियस क्या है, आर। तो डी एल इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये आर इधर शिफ्ट किया तो आर इंटू डी थीटा बनेगा। इसका मतलब इस डी एल की जगह पे हम लोग आर डी थीटा पुट कर सकते हैं। ये बाकी टर्म्स एज इट इज, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटीग्रेशन ए टू थीटा आर डी थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन, इसमें से एक आर स्क्वायर में से एक आर कैंसिल होगा, वो एक ही आर बचेगा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन हमें थीटा मिलेगा। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइड बाय आर इंटू थीटा। तो ये थीटा कुछ भी हो सकता है, अगर पूरा सर्कल है तो ये थीटा 2 पाई रहेगा, अगर हाफ सर्कल है तो थीटा पाई रहेगा, मतलब यहाँ पाई आर आ सकता है, 2 पाई आर आ सकता है, डिपेंड्स ऑन आप आर कितना लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये थीटा यहाँ पे किस में है, दैट इज इन रेडियंस। समझ में आए, बायर-सावर्ट लॉ यूज़ किया, साइन 90 यूज़ किया, एंगल 90 है तो ये फॉर्मूला यूज़ किया, इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जिनका मैथ्स नहीं है वहाँ इंटीग्रेशन आपको समझ में नहीं आएगा, डायरेक्टली आप लोग थीटा लिख दो उसकी जगह पे, डी एल की वैल्यू आर डी थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इसमें से एक आर कैंसिल रहा, एक ही आर बचा, बाकी सभी टर्म्स एज इट इज, आई डिवाइड बाय आर एज इट इज, और डी थीटा का इंटीग्रेशन आएगा थीटा। थीटा जो है वो कुछ भी हो सकता है, होल सर्कल है तो थीटा 2 पाई आर होगा, अगर सेमी सर्कल है तो थीटा पाई आर होगा, डिपेंड्स ऑन। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। अब सॉरी 2 मार्क्स के क्वेश्चन का, यहाँ तक 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे। इस चैप्टर में पूरे डेरिवेशन से और वो आपको प्रैक्टिस करने होंगे, राइट करके, राइटिंग प्रैक्टिस से ही वो आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वैसे मुझे बताओ, बट ये डेरिवेशन से इनको ज़्यादा डिटेल में मैं और कितना ले सकती हूँ, अगर डिटेल में पढ़ाती है। ये चैप्टर के 15 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, उसको 1 घंटे में कवर करना है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा फास्ट ही होगा। ठीक है, अगर फिर भी अगर कोई टॉपिक आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वैसे मुझे बताओ, उसका लिंक मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।